Consider two electrically neutral concentric conducting thin spherical shells of radii r and 3r। तो ये दो मेटालिक शेल्स हैं, एक का रेडियस r है और एक का रेडियस 3r है। A particle of positive charge q is fixed at a distance 2r from the common center of the cell। तो शेल्स के जो कॉमन सेंटर है वहां से 2r की दूरी पे एक q चार्ज फिक्स्ड है। The inner shell can be electrically connected to the outer shell through a resistance R1 with the help of a switch S1। तो ये अंदर वाली शेल को बाहर वाली शेल से जोड़ सकते हैं एक रेसिस्टेंस के थ्रू R1 और एक ये स्विच है S1। एंड द आउटर शेल कैन बी ग्राउंडेड थ्रू अ रेसिस्टेंस R2 विद द हेल्प ऑफ अनदर स्विच S2। और ये आउटर शेल को ग्राउंड से जोड़ सकते हैं R2 रेसिस्टेंस के थ्रू और एक स्विच लगा हुआ इसमें S2। How much total heat is dissipated in the resistance R1 after the switch S1 is closed, keeping the switch S2 open। अगर S2 को खुला रख के S1 को क्लोज कर दें तो इस R1 में कितनी हीट जनरेट होगी। तो यहाँ पर ना यहाँ पे एक पतला सा होल है, उस होल से ये वायर गया है। तो ये वायर आउटर शेल को यहाँ नहीं टच कर रहा है, वो जाकर यहाँ टच कर रहा है। ठीक है, अब जब कनेक्ट कर दिया इन दोनों शेल्स को तो इस R1 में कितनी हीट जनरेट होगी। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। और सेकेंड पार्ट, व्हेन अ स्टेडी स्टेट इज रीच्ड आफ्टर क्लोजिंग द स्विच S1 द अदर स्विच S2 इज क्लोज्ड। तो जब स्टेडी स्टेट इन दोनों शेल्स को जोड़ने के बाद R1 के थ्रू जब स्टेडी स्टेट आ गई उसके बाद फिर S2 को क्लोज कर दिया। तो फिर पूछा है कि फिर से कितनी हीट डिसिपेट होगी S2 को क्लोज करने के बाद नई स्टेडी स्टेट तक आते आते। ओके, सपोज करो जब हमने S1 को क्लोज किया तो X चार्ज इस R1 से मूव कर रहा है ऐसे, और आगे तो रास्ता बंद है, खुला हुआ है स्विच, तो वो X चार्ज आके इस शेल पे, आउटर शेल पे आ जाएगा। और इस वजह से जब X चार्ज यहाँ से हटेगा तो इस शेल पे माइनस X चार्ज आ जाएगा। अब हमें मालूम है किसी भी कंडक्टर, जैसे आउटर शेल एक कंडक्टिंग शेल है, तो उसके इनर सरफेस पे कितना चार्ज होता है, वो होता है उस इनर सरफेस के अंदर जितना चार्ज है उसका नेगेटिव, माइनस क्यू और प्लस एक्स। तो प्लस एक्स माइनस क्यू इतना चार्ज अंदर वाले सरफेस पे आ जाएगा। और चूंकि इस आउटर शेल पे टोटल चार्ज एक्स आना है तो अंदर वाले सरफेस का चार्ज और आउटर सरफेस का चार्ज का जोड़ एक्स होना चाहिए, तो आउटर सरफेस पे फिर प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो हमें मालूम है कंडक्टर की प्रॉपर्टी से, ये कंडक्टर होने की वजह से अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर ही रुक जाएगी, बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से आएगी, सिर्फ जो बाहर प्लस क्यू चार्ज फैलेगा इस पर, और वो आएगी के क्यू बाई आर स्क्वायर। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल आएगा इसके सरफेस पे वो आएगा के क्यू बाई 3r। ऐसा शेल इमेजिन करो जिसपे कि प्लस क्यू चार्ज हो, रेडियस 3r हो, तो उसके सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है, तो ये पोटेंशियल इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से आ जाएगा इस आप बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो इस पोटेंशियल में अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई रोल नहीं है। पोटेंशियल क्या होता है, इन्फिनिटी से यूनिट चार्ज को यहाँ तक लाने में वर्क, तो वो वर्क तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड से प्लस क्यू चार्ज की वजह से। तो इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल वही आना है चाहे अंदर चार्ज कुछ भी हो, अगर बाहर प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ का पोटेंशियल इतना ही आएगा के क्यू बाई 3r। अच्छा, चूंकि यहाँ का पोटेंशियल तो फिक्स हो गया के क्यू बाई 3r, सेंटर का पोटेंशियल जैसे जैसे चार्ज चल बाहर जाता जाएगा वैसे वैसे सेंटर का पोटेंशियल चेंज होगा। तो सेंटर का अगर पोटेंशियल लिखें तो इस Q की वजह से, तो Q चार्ज सेंटर से 2r की दूरी पे है तो के क्यू बाई 2r, ये माइनस एक्स चार्ज सेंटर से r दूरी पे है तो k इंटू माइनस एक्स बाई आर। ये जो x माइनस क्यू है ये सेंटर से 3r की दूरी पे है तो ये टर्म आ जाएगा, और जो आखिरी टर्म चार्ज है प्लस क्यू वो सेंटर से 3r की दूरी पे, तो ये सेंटर का पोटेंशियल है। तो इस R1 के इधर तो वो पोटेंशियल आएगा जो सेंटर का पोटेंशियल है, और इधर वो पोटेंशियल आएगा जो इस सरफेस के बाहर वाला पोटेंशियल यानी ये वाला है। तो इस R1 के इस एंड पर, इधर वाले एंड पर तो ये पोटेंशियल है, और इधर वाले एंड पर वही पोटेंशियल है जो सेंटर का है। तो इस R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा क्रॉस R1
वो आएगा VC जो सेंटर का पोटेंशियल है और ये जो बाहरी पोटेंशियल है KQ/3R, इसका जो अंतर है वो आएगा। तो मैंने VC की वैल्यू यहाँ रख दी सिंपली। तो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इसमें करंट फ्लो होगी और कितनी हीट फ्लो होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। सो दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ I²R/dt। अब इसमें I इंटू आर को तो पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं और बचे हुए एक I इंटू dt को dq लिख सकते हैं। तो डेल्टा V तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया और dq वो है जो हमने इस q को x माना है, तो dq इज नथिंग बट dx। तो सिंपली मैं ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, dx से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और अब x की फाइनल वैल्यू, इसकी लिमिट लगानी है। तो x की स्टार्टिंग तो 0 से होगी और फाइनल वैल्यू क्या होगी वो चेक करते हैं। तो फाइनली तो डेल्टा V को 0 हो जाना है, तो इसके हिसाब से कितना x आएगा वो चेक कर लो। तो ये जो डेल्टा V रखा हुआ है इसको 0 पुट कर दो और फिर चेक करो कि ये कितना आएगा। तो इससे x की वैल्यू Q/4 आ रही है, तो इसका मतलब फाइनली x की वैल्यू Q/4 इसमें फ्लो होगी। तो इसकी लिमिट 0 से Q/4 तक फिर, और फिर इसको सॉल्व कर देंगे। सो दिस विल बी द टोटल हीट प्रोड्यूस्ड। अब अगर हमने इसको S2 को क्लोज किया तो क्या होगा, S1 तो क्लोज्ड है ही है पहले से, S2 को और क्लोज कर दिया है और Q/4 चार्ज फ्लो हो चुका है। स्टेडी स्टेट आने का मतलब Q/4 चार्ज फ्लो हो चुका है। इस सरफेस पे तो -Q/4 आ चुका है, x की जगह Q/4 रख दो तो वो वैल्यूज आ चुकी हैं। फिर इसके बाद इसको क्लोज कर रहे हैं और इसको जब क्लोज करेंगे तो इमेजिन करो कि किसी वक्त y चार्ज यहाँ से हट चुका है। इमेजिन करो कि यहाँ से y चार्ज हट चुका है किसी वक्त, तो इस पर Q-y चार्ज आ जाएगा और ये चार्ज जो y चार्ज यहाँ से हटेगा वो इस रास्ते से नहीं जाएगा। वो मैं बताता हूँ अभी क्यों नहीं जाएगा। वो पूरा y चार्ज इस रास्ते से जाएगा। इस रास्ते से क्यों नहीं जाएगा, पहले तो उसको चेक करते हैं। इस रास्ते से इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि इस रास्ते से जाने के लिए R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखो इस वक्त कितना है इस आउटर सरफेस और सेंटर के बीच में, तो ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो सेंटर का पोटेंशियल अगर देखो तो इन सभी चार्जेस की वजह से KQ/2R, इसकी वजह से -Q/4R, इसकी वजह से, फिर ये वाला टर्म इस चार्ज की वजह से और ये वाला टर्म बाहर वाले चार्ज की वजह से, और इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये पहले 3 जो टर्म है वो तो 0 आ गए, ये बाहरी वाला टर्म केवल बचा। तो इसका ना सेंटर का पोटेंशियल इतना है और इतना ही पोटेंशियल यहाँ सरफेस का भी है, क्योंकि सरफेस का पोटेंशियल तो सिर्फ बाहरी चार्ज की वजह से है। तो अब हम देख रहे हैं सेंटर का पोटेंशियल और सरफेस का पोटेंशियल सेम है चाहे y कुछ भी हो। तो इसका मतलब इस R1 से अब चार्ज नहीं जाएगा, पूरा पूरा ये y चार्ज इधर से जाएगा अर्थ में। ओके, तो अब R2 पे देखना है कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। सो दैट विल बी I²R2 इंटू dt। फिर वही क्या, I इंटू R2 को डेल्टा V लिख लिया R2 के क्रॉस, और दूसरा जो I इंटू dt है दैट इज अमाउंट ऑफ चार्ज दैट हैज फ्लोन इन स्मॉल टाइम, तो वो dy हो जाएगा। डेल्टा V की वैल्यू कितनी होगी, तो अब इधर का पोटेंशियल तो 0 है, इधर का जो पोटेंशियल है बस वही डेल्टा V है, इधर का पोटेंशियल वही है जो सरफेस का है। तो सरफेस का पोटेंशियल लिख दिया K इंटू Q/3R इंटू dy। और ये y कब तक होगा, ये y कब तक फ्लो होता रहेगा, जब तक कि यहाँ का पोटेंशियल 0 ना हो जाए, यानी ये वैल्यू 0 ना हो जाए। और ये वैल्यू 0 तभी होगी जब y की वैल्यू कैपिटल Q होगी, यानी कैपिटल Q जितना चार्ज फ्लो होगा तो लिमिट इसकी 0 से कैपिटल Q रहेगी, और फिर हम इसको सॉल्व करके विल फाइंड हीट फ्लो। तो इतना हीट प्रोड्यूस होगा। ओके, अ गुड क्वेश्चन।